आज जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन किया गया है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 17 होते हैं, जो कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आर्नन एंड स्टाउट के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो हमें उसके लिए कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, और कि जो आपने कल लिखा होगा तो आपको ऑलरेडी चीजें पता होंगी। ठीक है, अब जो 17 न्यूट्रिएंट है ना, इनको अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, इसकी नीड के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। बात क्लियर है? तो जैसे प्लांट है, कोई भी ये पौधा हमारे पास, ये पौधे को लगभग 17 पोषक तत्व तो चाहिए, जो कि एसेंशियल है इसके लिए। ठीक है, तो 17 पोषक तत्व में कोई पोषक तत्व ऐसा है, कोई न्यूट्रिएंट ऐसा जो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए, कोई कम मात्रा में चाहिए। किसी को हम अप्लाई करते हैं तो उसी के हिसाब से ओवरऑल इसकी नीड के हिसाब से इसको हमने 3 भागों में बांटा। ठीक, कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 भागों में पहला जो हमारा पार्ट है बेसिक न्यूट्रिएंट का। किसका है? बेसिक न्यूट्रिएंट का। ये जो पौधा है इसके अंदर लगभग जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, हमने कार्बन और हाइड्रोजन को क्या बताया था कि बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के इसमें लगभग 96% कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना करते हैं? 96%। इसीलिए इसको क्या कहा गया? बेसिक न्यूट्रिएंट कहा गया। अब बेसिक न्यूट्रिएंट इसलिए भी कहा गया इसको क्योंकि ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको देने की जरूरत नहीं है। इस पौधे को हम जड़ के माध्यम से या कि लीफ के माध्यम से देंगे नहीं। ये पौधा स्वतः ही ले लेता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेता है, जो कि एयर में CO2 से के माध्यम से कार्बन को लेता है, और ऑक्सीजन को भी ले लेता है वहां से, और पानी से भी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को पौधा ले लेता है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए इसको क्या कहा हमने? बेसिक न्यूट्रिएंट का। और कार्बन और ऑक्सीजन मिला के लगभग 90% पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन का बाकी कंट्रीब्यूशन 6% रहता है। ठीक है, तो आपको बेसिक न्यूट्रिएंट के बारे में समझ में आ गया होगा। जो पहला क्लासिफिकेशन था बेसिक न्यूट्रिएंट का था, बेसिक न्यूट्रिएंट। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने क्यों कहा था? आपको बताया था क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है इसको। ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको हमने क्या कहा? माइक्रो न्यूट्रिएंट का। और माइक्रो न्यूट्रिएंट को दूसरे जो पार्ट होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, थर्ड प्रकार का क्लासिफिकेशन जो हमारा। तो तीसरे को हमने क्या कहा? माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में उनकी आवश्यकता होती है। लगभग लेस देन 50 ppm की उनको जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट को भी हमने फर्दर उसके आगे भी हम उसको 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से 2 भाग थे बताओ? प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये जो पौधा है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि ज्यादा लेता है। ठीक है, जो हमारा प्लांट यहाँ पे, तो प्लांट क्या करेगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट को ज्यादा मात्रा में लेगा, इसलिए उसको क्या कहा गया? वो न्यूट्रिएंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा। तो उसमें से 2 भागों में बांटा मैक्रो न्यूट्रिएंट को, जो कि प्राइमरी था और दूसरा सेकेंडरी था। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्यों कहा हमने? क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर से देते हैं, डायरेक्टली इनको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं या मेन्योर के माध्यम से देते हैं। जो मेजर फोकस होता है हमारा जब हम फर्टिलाइजर देते हैं, तो किसमें होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आएगा। इसके बाद जो आएगा फिर क्या आएगा तुम्हारा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से? हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, हम तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट को दे रहे हैं ना डायरेक्टली। जैसे कि हमारे किसको दे रहे हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को दे रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी उसके साथ हमें मिल जाते हैं पौधे को। जैसे अगर हम बात करें सिंगल सुपर फास्फेट हम किसके लिए देते हैं? फास्फोरस के लिए देते हैं, तो सल्फर भी वहां पे चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम, ऐसे ही मैग्नीशियम भी दूसरे फर्टिलाइजर के माध्यम से चले जाते हैं, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है पहले जो हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट देते हैं उसके माध्यम से भी पूरी हो जाती है। बात क्लियर है यहाँ तक? इसलिए इनको हमने क्या कहा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहा। और सेकेंडरी का एग्जांपल एक बार बताएंगे आप लोग, कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके फंक्शन हम आगे बताएंगे, क्या क्या होता है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का, अपना अपना एक अलग फंक्शन होता है। ओके, देन हम चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के लेवल में। ठीक है, तो जो तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा कौन सा था? माइक्रो न्यूट्रिएंट का था। बात समझ आ रही है ना यहाँ तक? तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 17 जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनमें से 8 न्यूट्रिएंट जो होते हैं क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को क्यों कहा गया? क्योंकि पहली बात तो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, और यही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं अगर इनको तुम इनकी डिफिशियंसी थोड़ा सा भी हो जाएगी अगर, तो क्या होगा? पौधे को नुकसान पहुंचता है। अगर एक्सेस हो जाएगा, यानी इनकी टॉक्सिसिटी अगर हो रही है, तब भी पौधों को नुकसान पहुंच जाएगा उससे। यानी इनका जो अमाउंट होता है एकदम नपा तुला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा करना है, ना इनकी डिफिशियंसी होना चाहिए पौधे में, दोनों में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट में हमें इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट को देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, अगर तुम राइस के केस में, राइस का जैसे फील्ड है उधर, तो राइस के केस में क्या होता है तुम्हारा कि आयरन की क्या होती है? अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा? उस टाइम पे ब्राउनिंग डिसीज हो जाता है। और अगर राइस में आयरन की एक्सेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्राउनिंग हो जाएगा डिसीज,
ये बॉन्डिंग डिसऑर्डर होता है, डिजीज नहीं डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ब्राउनिंग एंड ब्राउनिंग आप एग्जांपल समझोगे कि मतलब राइस में अगर आयरन की डिफिशियंसी हो रही है तो ब्राउनिंग होती है, और एक्सेस होता है तो ब्राउनिंग हो जाता है। दोनों से यील्ड कम है, इसलिए हमें आयरन को बैलेंस अमाउंट में ही अप्लाई करना है अगर मिट्टी में कमी है उसकी, ठीक है। इसी तरह से अगर जिंक की कमी होती है राइस में तो उसमें क्या होता है, उससे खैरा डिजीज हो जाता है। तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसी के बेस में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको कि मतलब बहुत कम अमाउंट में आवश्यकता होती है, लगभग 50 ppm से कम आवश्यकता होती है, उनको हमने क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इसके हिसाब से 8 होते हैं। कौन कौन से 8 हैं बताइए, आप एग्जाम्पल दीजिए इसका। 8 में कौन कौन से आते हैं? आयरन हो गया, जिंक, कॉपर, निकिल, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, ठीक है। बात क्लियर है? यानी कौन कौन से हो गए? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन एंड निकेल, ठीक है। तो इस तरह से हमने 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट को पढ़ा। तो आज की क्लास में हम समराइज करते हैं कि मतलब आज हमने क्या क्या देखा। पहला हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके हिसाब से 3 भागों में किया गया। पहला बेसिक था जिसमें कैल्शियम नहीं CHO आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में क्या होता है, लगभग 96% CHO को रखता है पौधा, है ना, या पौधे के अंदर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, जो कि एक प्राइमरी था और दूसरा सेकेंडरी था। प्राइमरी में आएगा NPK और सेकेंडरी में आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद हमने 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट को पढ़ा, जो कि 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट? हमारे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि हमने आज समझा कि मतलब कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप लिखेंगे नोट्स में और हम कल आगे देखेंगे कि मतलब कैसे एब्जॉर्ब करते हैं पौधे न्यूट्रिएंट को, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और देन एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।